नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, एनकाउंटर के बाद अब होगा विकास दुबे की संपत्ति का हिसाब किताब। ईडी ने शुरू की है जांच। दोस्तों, आपको बता दें कि एनकाउंटर के बाद अब गैंगस्टर विकास दुबे की संपत्ति की जांच होगी। प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने विकास दुबे की संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ईडी ने यूपी पुलिस से विकास दुबे और उसके परिवार के सदस्यों सहयोगियों के साथ आपराधिक गतिविधियों में सहयोगियों का विवरण मांगा है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निर्देशालय ने विकास दुबे के खिलाफ आपराधिक मामलों की वर्तमान स्थिति की भी जानकारी मांगी है। दोस्तों, आपको बता दें कि एनकाउंटर से पहले कानपुर में स्थानीय प्रशासन ने विकास दुबे के किले जैसे घर को उसी के जेसीबी से मिट्टी में मिला दिया था, जो पुलिस टीम के घेराव में इस्तेमाल की गई थी। फिर उसकी कार को जेसीबी के नीचे कुचला गया था। उसका लखनऊ में एक मकान है। प्रशासन की उस पर नजर है। संपत्ति को लेकर जांच पड़ताल अभी जारी है। दोस्तों, आपको बता दें कि कानपुर कांड का आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में 10 जुलाई की सुबह मार दिया गया था। आपको बता दें कि पुलिस विकास दुबे के मददगारों, उसकी गैंग के अन्य सदस्यों की धरपकड़ कर रही है, तो दूसरी तरफ संपत्ति की जांच भी अब शुरू हो गई है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, पीएमओ के रीवा सोलर प्रोजेक्ट पर ट्वीट से राहुल ने पीएम मोदी को घेरा, कहा कि असत्याग्रही। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के रीवा में बने एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित किया। इस बाबत पीएम मोदी के दफ्तर पीएमओ से किए गए ट्वीट पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने एक शब्द के ट्वीट से पीएम मोदी पर कटाक्ष किया है और लिखा है असत्याग्रही। दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के लोकार्पण के बाद पीएमओ ने ट्वीट किया कि आज रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया है। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाग से हो रही है। अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया है। पीएमओ के इस ट्वीट पर राहुल गांधी ने रीट्वीट करते हुए लिखा असत्याग्रही। दोस्तों, आपको बता दें कि सत्याग्रह एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। ठीक इसके विपरीत असत्याग्रही का मतलब है असत्य के लिए आग्रह या झूठ के लिए आग्रह। दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी ट्वीट पर ट्वीट करते हैं और मोदी जी को घेरते रहते हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि मोदी कैबिनेट का अगस्त में हो सकता है विस्तार, सिंधिया को भी मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। दोस्तों, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उसकी कैबिनेट का पहला विस्तार होने वाला है। ये कैबिनेट विस्तार सावन के अंत में होने वाला है। आपको बता दें कि सावन 3 अगस्त को खत्म हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अगस्त के दूसरे हफ्ते में हो सकता है। भाजपा का मानना है कि सावन के समापन पर कैबिनेट विस्तार के लिए शुभ घड़ी है। उल्लेखनीय ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 57 मंत्रियों के साथ 30 मई 2019 को दोबारा पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। नियमों के मुताबिक लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% ही मंत्रिमंडल हो सकता है। इस लिहाज से केंद्र सरकार के कुल 81 मंत्री नियुक्त हो सकते हैं। पिछली मोदी सरकार में कुल 70 मंत्री थे। इन हालात में माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी कम से कम 13 और नए मंत्रियों की नियुक्ति कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सूत्रों का कहना है कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव, अनिल जैन, अनिल बुलानी को मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि राजस्थान के एक मंत्री को हटाया जा सकता है। 8 कैबिनेट मंत्रियों के पास 2 से 3 मंत्रालय हैं। इन हालात में इन मंत्रियों का कार्यभार कुछ कम किया जा सकता है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा में सीट हासिल करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली में रिक्शा, ऑटो और टैक्सी चालकों की भी होगी महामारी जांच। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार लगातार महामारी जांच का दायरा बढ़ा रही है। इसी कड़ी में सरकार ने निर्णय लिया है कि अब रिक्शा, ऑटो और टैक्सी चालकों की भी महामारी जाँच की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों में कैंप लगाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इन सभी लोगों का जनसंपर्क काफी अधिक रहता है। ऐसे में संक्रमित होने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। चालकों की महामारी जांच के लिए एक सर्विलांस ग्रुप का गठन किया जाएगा। ग्रुप का नेतृत्व संबंधित जिलों के जिलाधिकारी करेंगे। महामारी संक्रमण की जांच के लिए अलग अलग इलाकों में कैंप लगाए जाएंगे। कैंपों में एंटीजन टेस्ट के जरिए रिक्शा, ऑटो और टैक्सी चालकों की महामारी की जाँच की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग का यह काम परिवहन विभाग, दिल्ली पुलिस और जिला प्रशासन के साथ मिलकर करेगा।
सभी लोगों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। जांच में जो लोग पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें तत्काल आइसोलेट किया जाएगा और संपर्क में आए लोगों की पहचान की जाएगी। संक्रमित के संपर्क में आए लोगों की पहचान 3 दिन के अंदर करनी होगी तथा उन्हें 14 दिन के लिए आइसोलेट किया जाएगा। पूरे काम की जिम्मेदारी सर्विलांस ग्रुप की होगी। इसके अलावा अन्य संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की भी पहचान अब 3 दिन के भीतर करनी होगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, शॉर्ट टर्म महामारी कवच पॉलिसी खरीद सकेंगे कस्टमर। IRDA ने दी है 29 कंपनियों को इसकी मंजूरी। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA ने 29 जर्नल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को महामारी के इलाज के लिए शॉर्ट टर्म महामारी कवच हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पेश करने की अनुमति दे दी है। बीमा कंपनियों ने यह परमिशन ऐसे समय में ली है जबकि देश में महामारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि एक खबर के मुताबिक महामारी संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच IRDA ने जर्नल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से 10 जुलाई तक महामारी कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पेश करने को कहा था। दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी संक्रमित मामलों की संख्या करीबन 8 लाख तक पहुंच गई है और ये संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। IRDA के गाइडलाइंस के मुताबिक शॉर्ट टर्म के लिए पॉलिसी 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने के लिए हो सकती है। इसमें बीमा की राशि 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक की हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि IRDA ने जिन 29 जर्नल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को महामारी कवच बीमा पॉलिसी लाने की परमिशन दी है उनमें सरकारी और निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियां मसलन की ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, SBI जनरल इंश्योरेंस, ICICI लोम्बार्ड, HDFC एग्रो, मैक्स बूपा, बजाज अलायंस, भारतीय एक्सा और टाटा AIG शामिल है। IRDA के मुताबिक प्रीमियम पेमेंट एक बार करना होगा और पूरे देश में प्रीमियम राशि समान होगी। दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी के मुताबिक मरीज को अगर महामारी के साथ दूसरी बीमारी है और संक्रमण के साथ उस पर होने वाले इलाज का खर्च भी इसके दायरे में आएगा। इसमें महामारी के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर रोड एम्बुलेंस का खर्च भी दायरे में आएगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, रोज सिर्फ 100 रुपए बचाकर आप कमा सकते हैं 4.5 करोड़। अपनानी होगी ये ट्रिक। दोस्तों आपको बता दें कि करोड़पति बनने का सपना हर रोज देखना आम बात है। हर कोई करोड़पति बनने के लिए अलग अलग स्कीम्स में पैसा लगाने की सोचते हैं, लेकिन क्या कभी खुद की इनकम से बचत को निवेश में डालकर कैलकुलेशन की है? अगर नहीं की तो आज से ही ये काम कर सकते हैं। करोड़पति बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए जरूरी है नियमित निवेश और अच्छा सेविंग इंस्ट्रूमेंट। आइए आज हम आपको इन्हीं के बारे में बताते हैं, जहां आप रोजाना 100 रुपए डालकर 4.5 करोड़ के मालिक बन सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि करोड़पति बनने के लिए जरूरी है लंबे समय के लिए निवेश, महंगाई दर, खर्च और मेडिकल सेवाओं पर होने वाले खर्च का अनुमान लगाकर निवेश की शुरुआत करनी होगी। हालांकि निवेश के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो लगातार आपके निवेश को बढ़ाते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाकर आप लगातार अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं और करोड़पति बनने की राह आसान कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट के मुताबिक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स उन निवेशकों के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है जो खुद के निवेश को करोड़ों में देखना चाहते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 30 की उम्र में निवेश की शुरुआत करता है तो उसके पास 30 साल तक नियमित निवेश का अवसर रहता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड के सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP में उन्हें निवेश करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि कार्तिक झावेरी के मुताबिक SIP में हर रोज 100 रुपए निवेश कीजिए। 30 साल के लिए अपने निवेश का लक्ष्य तय कीजिए। सालाना 10% स्टेप अप रेट जोड़ते रहना होगा। 30 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट 4,50,66,809 रुपए होगा। म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर के हिसाब से 30 साल में निवेश ने कुल 59,17,512 रुपए का निवेश किया। वहीं उसकी संपत्ति बढ़कर 3,91,49,257 हो गया। इस तरह आप स्टेप अप रेट की ट्रिक का इस्तेमाल करके करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड के SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ समय बाद एक अच्छी रकम मिल सकती है। इस पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, सैमसंग बनी मेड इन इंडिया का हिस्सा। गैलेक्सी स्मार्ट वॉच की मैन्युफैक्चरिंग होगी भारत में। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में चीनी प्रोडक्ट के बहिष्कार के बाद दक्षिणी कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग ने ऐलान किया है कि अब वह भारत स्थित अपने नोएडा संयंत्र में स्मार्ट वॉच बनाएगी। कंपनी के मुताबिक यह उसके मेक इन इंडिया प्रयासों का हिस्सा होगा। सैमसंग ने इसके साथ ही एक नई 4G स्मार्ट वॉच गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2 4G का एल्यूमिनियम संस्करण भी पेश किया है, जो 11 जुलाई से ऑनलाइन बिक्री के लिए आ जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि सैमसंग इंडिया के VP मोहनदीप सिंह के मुताबिक कंपनी की गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2 4G सबसे सस्ती 4G स्मार्ट वॉच है। ये पहली ऐसी स्मार्ट वॉच है जो देश में ही बनी है। गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2 4G के साथ ही कंपनी ने अपनी कुल 18 स्मार्ट वॉच को मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में बनाना शुरू कर दिया है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, मुकेश अंबानी बने दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति। वॉरेन बफेट को भी पीछे छोड़ा।
दोस्तों आपको बता दें कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी वर्कशायर हैथवे के वॉरेन बफे, गूगल के लैरी पेज और सर्गेन ब्रिन को पीछे छोड़ अब दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। दुनिया के टॉप 10 अमीरों की सूची में पूरे एशिया से मुकेश अंबानी का नाम है। फोर्ब्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 70 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। दोस्तों आपको बता दें कि मुकेश अंबानी की संपत्ति पिछले 20 दिनों में 5.4 अरब डॉलर बढ़ गई है। 20 जून को अंबानी फोर्ब्स की लिस्ट में 9वें स्थान पर थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप हाल ही में 12 लाख करोड़ को पार कर चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में अंबानी का शेयर 42% है। आज इसके शेयर में करीबन 3% तेजी आई है। इसका शेयर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, सीएम नीतीश ने कहा कि महामारी से डरने की जरूरत नहीं, बिहार में रिकवरी रेट 71.54%। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि महामारी से डरने की जरूरत नहीं। बिहार में महामारी का रिकवरी रेट 71.54% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 62.42% है। इसलिए महामारी संक्रमण से डरने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग से हर हाल में महामारी जांच की क्षमता बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि डेडिकेटेड महामारी अस्पताल, महामारी हेल्थ सेंटर और महामारी केयर में बेडों की संख्या अविलंब बढ़ाई जाए। उन्होंने आइसोलेशन बेडों की संख्या भी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि महामारी संक्रमित लगातार स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे हैं। शुक्रवार को भी 459 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लोग धैर्य रखें, सचेत रहें और स्वयं जागरूक होकर सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते रहें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि WHO ने दुनिया के सामने मुंबई के धारावी मॉडल को सराहा। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट करके जताई खुशी। दोस्तों आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के सामने मुंबई के धारावी मॉडल की प्रशंसा की है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने मुंबई के धारावी में महामारी संक्रमण को जिस तरह से खत्म किया गया, उन प्रयासों की प्रशंसा की है। एशिया के सबसे बड़े स्लम के तौर पर पहचान रखने वाले धारावी का हाल काफी खराब था, लेकिन वहां स्थिति अब काबू में कर लिया गया है। वहीं WHO से मिली प्रशंसा से गदगद राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया कि यह हमारी धारावी के लिए बहुत बड़ी बात है, जिसने की महामारी को हराया। NGO, निर्वाचित प्रतिनिधियों और सबसे महत्वपूर्ण धारावी वालों के साथ राज्य सरकार और BMC की टीमें इसे जारी रखे। प्रयासों को पहचानने के लिए WHO का धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। हरियाणा में बारिश के आसार, इन राज्यों में भी है मौसम विभाग का अलर्ट। दोस्तों आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार देर रात बारिश होने से गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों, हरियाणा और बिहार के अगले 2 दिन तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में आंधी के साथ तेज बारिश का अनुमान जताया है। इसके अलावा हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड में भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, पानीपत, कटिहार, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मोदीनगर, बिजनौर, बुलंदशहर, हापुड़, मुरादाबाद, संबल, अमरोहा, नरोरा और गाजियाबाद समेत आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा हरियाणा के नरनौल, बावल, नूह में भी तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि महामारी से टकराता दिल्ली, देश का इकलौता राज्य जहां घट रहे एक्टिव केस। दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में 24 घंटे में महामारी के रिकॉर्ड 27,114 मामले सामने आने के साथ ही कुल मामलों की संख्या अब 8.2 लाख हो गई है। वहीं मृतकों का आंकड़ा भी 22,123 तक पहुंच गया है। इसी बीच दिल्ली वालों के लिए एक राहत भरी खबर है। महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली इकलौता ऐसा क्षेत्र है जहां पिछले एक हफ्ते से एक्टिव केसों की संख्या में कमी आई है। 3 जुलाई को दिल्ली में एक्टिव केस 26,304 थे, जो 10 जुलाई की सुबह 18% घटकर 21,567 पर आ गए। खास बात ये रही कि इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर एक्टिव केसों की संख्या 21.7% का इजाफा हुआ। एक हफ्ते पहले के मुकाबले देश में एक्टिव केसों की संख्या में करीबन 50,000 की बढ़ोतरी हुई है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, मध्य प्रदेश में इन जिलों में फिर से कर्फ्यू, जानिए क्या खुला और क्या रहेगा बंद। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में महामारी के बढ़ते कहर को देखते हुए एक बार फिर से कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में 31 जुलाई तक हर रविवार को कर्फ्यू लगेगा। इस दौरान सभी बाजार, कार्यालय, प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे। लोगों के घर से निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर
मिल्क पार्लर, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, इमरजेंसी सर्विस पहले जैसे सुचारू रहेंगे। भोपाल के इब्राहिमगंज में महामारी के सबसे ज्यादा संक्रमण होने के कारण 12 से 19 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि इंदौर में रविवार को शहर पूरी तरह से बंद रहेगा। ग्वालियर में भी रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। मंदसौर में 13 तारीख की सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। टीकमगढ़ में 3-3 दिन का लॉकडाउन शुरू हो गया है। निवाड़ी में 11 और 12 जुलाई को बंद रहेगा। महाराष्ट्र से लगते बुरहानपुर की सीमा भी सील कर दी गई है। आपको बता दें कि शिवपुरी में 7 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, जो रविवार तक प्रभावी रहेगा। भिंड में सोमवार तक लॉकडाउन रहेगा। मुरैना जिले में टोटल लॉकडाउन रहेगा। वहीं छतरपुर में भी 3 दिन का टोटल लॉकडाउन रहेगा। जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर में घूम कर अगले 2 दिनों तक लोगों को घरों से बाहर न निकलने की नसीहत और हिदायत दी है। तो वहीं दूसरी ओर हर चौराहे पर पुलिस मुस्तैद रहेगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, चाइनीज ऐप पर बैन के बाद सरकार लाई है मेक इन इंडिया ऐप इनोवेशन चैलेंज। आप भी ले सकते हैं हिस्सा। दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार की ओर से बीते दिनों राष्ट्रीय सुरक्षा और यूजर्स की प्राइवेसी को प्राथमिकता देते हुए 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाया गया है। अब केंद्र सरकार मेक इन इंडिया ऐप इनोवेशन चैलेंज लेकर आई है। इस चैलेंज का मकसद लोकल ऐप डेवलपर्स को बढ़ावा देना और पूरा इंडियन ऐप इकोसिस्टम तैयार करना है। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी देते हुए एक फोटो पोस्ट की गई है। आपको बता दें कि ऐप इनोवेशन चैलेंज हाल ही में अनाउंस किया गया है और इसमें भारत के स्टार्टअप और ऐप डेवलपर से वर्ल्ड क्लास ऐप बनाने को कहा गया है। केंद्र सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ऐसे ऐप डेवलपर्स को बढ़ावा दे रही है। अगर आप भी एक ऐप डेवलपर हैं या स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हैं तो नया ऐप तैयार करके इस चैलेंज का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ऐप सबमिट करने की लास्ट डेट 18 जुलाई 2020 रखी गई है। 59 चाइनीज ऐप को बैन करने के बाद से ही भारत में बने ऐप तेजी से वायरल हो रहे हैं। बाकी ऐप के लिए भी यूजर्स विकल्प तलाश रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि डाक विभाग ने 442 पदों पर निकाली है वैकेंसी। 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय डाक विभाग ने जम्मू कश्मीर सर्किल में ग्रामीण डाक सेवकों यानी कि GDS के 422 पदों के लिए भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। ग्रामीण डाक सेवक की इस भर्ती के तहत ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक के पद भरे जाएंगे। ग्रामीण डाक सेवकों के पदों पर 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। डाक विभाग में इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभी काफी समय है। दोस्तों आपको बता दें कि आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। इन पदों पर आयु सीमा का निर्धारण 7 जून 2020 के आधार पर किया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 5 अगस्त 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अलग अंदाज होगा स्वतंत्रता दिवस समारोह का। लाल किले पर आम लोग नहीं, बस 1500 महामारी वॉरियर्स होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि लाल किले पर इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक अलग अंदाज में मनाया जाएगा। वहीं सबसे बड़ा सरप्राइज होगा महामारी से मुकाबले में फ्रंटलाइन वॉरियर्स के अलावा ऐसे कुछ लोगों को कार्यक्रम में बुलाया जाना जो इस बीमारी से मुकाबले में जीत कर ठीक हुए हों। करीबन 1500 महामारी वॉरियर्स जो ठीक हो चुके लोगों के साथ मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि लाल किले पर 15 अगस्त की तैयारियों में जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि महामारी के खतरे को देखते हुए इस बार काफी कुछ बदला नजर आएगा। ध्वजारोहण, परेड और PM का राष्ट्र के नाम संबोधन ये तीनों पहले की तरह ही होंगे। सुरक्षा में भी कोई कटौती या फेरबदल नहीं किया जाएगा, बल्कि इस बार यह और मजबूत होगी। दोस्तों आपको बता दें कि लाल किला मैदान में हर बार करीबन 10,000 लोग इस राष्ट्रीय पर्व का गवाह बनते थे, लेकिन इस बार इसकी जगह करीबन 1500 महामारी वॉरियर्स को यहां आमंत्रित किए जाने की बात है। उद्देश्य ये है कि इससे इस महामारी से मुकाबले में इनका मनोबल और ऊंचा हो सके और महामारी से जूझ रहे देश को भी इसके जरिए प्रधानमंत्री सकारात्मक संदेश दे सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं